हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। और निबंध पूछा गया था भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, इससे रिलेटेड निबंध है टास्क 30। और ये हमारी एस्पिरेंट है अनामिका नेगी, मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच की एस्पिरेंट है। तो इनके टास्क का एनालिसिस करेंगे। जो लोग अभी तक हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और अपनी तैयारी को इन्हांस करने के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ये निबंध का टाइटल है और ये आपका अनामिका नेगी ने लिखा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। भूमिका क्या है? असम का दारंग जिला, जहाँ मूंगा रेशम की परंपरागत या पारंपरिक, मूंगा को ऐसे लिखेंगे मूंगा, पारंपरिक कला सदियों से जीवित रही है। फल फूल रहा था, किंतु फिर एक ऐसा दौर आया जब चीन और अन्य देशों से सस्ती नकली रेशम भारत में पहुंचने शुरू हो गए। ये कला लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। सरकार व स्थानीय जनों के प्रयत्न स्वरूप 2007 सन में मूंगा मूंगा को ऐसे लिखेंगे रेशम को जीआई टैग प्राप्त हुआ, जिससे न केवल यह कला जीवंत हो सकी अपितु इसका निर्यात भी व्यापक स्तर पर होने लगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सच्ची घटना है जो हमें मौजूदा समय की एक सच्चाई दिखाती है, जिसका नाम है भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण। ये घटना ये भी उजागर करती है कि इसका कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये है इनकी भूमिका। यहाँ पर भूमिका इन्होंने लगभग ठीक लिखा है। तो मुख्य पार्ट में देखेंगे। अब महाद्वीपों, महासागरों व सीमाओं के बीच की दूरियां सिमट गई हैं। किसी एक देश में बनी वस्तु पलक झपकते दूसरे देश के बाजार में पहुंच जाती है। संचार परिवहन प्रौद्योगिकी ने विश्व को एक गांव बना दिया है। यही है भूमंडलीकरण का चमत्कार। लेकिन जब ये वैश्वीकरण हमारे गांवों की गलियों में प्रवेश करता है, तब वह उतना निष्कलंक नहीं दिखाई देता, विशेषकर तब जब उसकी टक्कर हमारे कुटीर उद्योगों से होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रही है, भारत जैसे देश में कुटीर उद्योग न केवल रोजगार का आधार रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारे समाज को सहकारिता, आत्मनिर्भरता और लोक कला की पहचान दी है। गांधी जी का चरखा वस्त्र नहीं बल्कि स्वराज का प्रतीक था। भारत की पहचान केवल आईटी या स्टील फैक्ट्रियों से नहीं अपितु उन हाथों से भी है जो मिट्टी के घड़े गढ़ते हैं, करघे पर साड़ियाँ बुनते हैं या लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। वाराणसी की बनारसी साड़ी हो, या मुरादाबाद का पीतल उद्योग, या फिर सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, इन्हें दुनिया भर में सराहा गया है। ये सिर्फ उत्पाद नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मुख्य विषय की 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब वैश्वीकरण की आंधी चली तो उसने अनेक अवसरों के साथ कई संकट भी खड़े कर दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद गांव-गांव तक पहुंच गए। मशीनों से बने सस्ते और आकर्षक सामानों ने हाथों से बने उत्पादों की चमक फीकी कर दी। उपभोक्ता संस्कृति ने कला और आत्मा की जगह सुविधा और सस्तेपन को चुना। जहां कभी रचनात्मकता थी, वहां अब नकली सामान हावी हो गए। चन्नपटना का लकड़ी का खिलौना उस विदेशी प्लास्टिक की कार और रोबोट के सामने पिछड़ गए। वर्षों से जो कला कारीगरों ने संभाल रखी थी, वे अब बाजार में अपनी जगह खो रही थी। वो सब अब बाजार में अपनी जगह खो रहे थे। वैश्वीकरण का यह चेहरा निर्मम प्रतीत होता है।
फिर आगे है पैराग्राफ में, हालांकि वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलू भी है। अब यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताया है वैश्वीकरण का। यदि समझदारी से उपयोग किया जाए तो ये कुटीर उद्योगों के लिए अवसर भी बन सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन ने हस्तशिल्प व हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया। ई कॉमर्स साइटों पर आज कारीगर अपनी कला सीधे उपभोक्ता को बेच सकते हैं। सरकार की मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जैसी योजनाएं इस वैश्विक मंच का लाभ लेने का प्रयास है। बनारस की साड़ियों और कश्मीर की शॉलों को जीआई टैग ने उनकी असली पहचान दिलाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, इतिहास में भी हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने कुटीर उद्योगों को शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सर्वप्रथम कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा आंदोलन को नया जीवन दिया। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की स्थापना की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इला भट्ट का योगदान सराहनीय है, जिन्होंने ग्रामीण व शहरी गरीब महिलाओं को एकत्रित कर सेवा नामक संस्था को जन्म दिया। आज ये लघु उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास का मॉडल आदर्श माना जाता है। अगला पैराग्राफ लिखती हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्वीकरण के आगमन के साथ पिछले 30 वर्षों में भारतीय कारीगरों की संख्या में 30% की कमी आई है। वर्तमान समय में कुटीर उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं। प्रथम, प्रतिस्पर्धा का दबाव अर्थात मशीनी उत्पादों का मुकाबला करना। दूसरा है पूंजी की कमी है। तीसरा, आधुनिकता एवं तकनीक में अग्रसर न होना। चौथा, विपणन का संकट अर्थात बाजार तक पहुंचने का साधन नहीं है। और पांचवा है मध्यस्थों का अत्यधिक वर्चस्व इत्यादि। इन चुनौतियों का सामना करने हेतु तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अब ये उपाय बता रही हैं जो समस्याएं हैं, जैसे कारीगरों को सस्ती ऋण सुविधा और तकनीकी प्रशिक्षण मिले। विश्वकर्मा योजना द्वारा ऐसा ही एक प्रयास जारी है। उत्पादों की ब्रांडिंग व उन्हें जीआई टैग देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान या कदम है। इनके उत्पादों के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन हो। इस दिशा में भारत सरकार का जेम पोर्टल उल्लेखनीय है। साथ ही शिल्पग्राम, हाट एवं मेलों को प्रोत्साहन मिले। सबसे बढ़कर उपभोक्ता स्वयं जागरूक बने, वह मेहनत की गरिमा को इज्जत दे। आप कंक्लूड करेंगे, ये देखते हैं कंक्लूजन। कुटीर उद्योग केवल रोजगार नहीं बल्कि हमारे त्योहारों, लोकगीतों, लोक कथाओं का हिस्सा है। इन्हें बचाना हमारी सांस्कृतिक पहचान को बचाना है। भू वैश्वीकरण की आंधी रोकी नहीं जा सकती, पर इस आंधी में भी दीपक जलाए जा सकते हैं। कुटीर उद्योग इस दीपक की तरह है, छोटे पर उज्जवल। ये भारत की अनोखी पहचान गढ़ने में सहायक बनेंगे। गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा उनके गांवों में बसती है। अतएव यदि हम इनका सहारा बने तो हमारे नीति निदेशक तत्व जो आर्टिकल 43 में है एवं मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करने में ये हमारा सहारा बनेंगे। तो आपने ये ऐसे देखा होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लिखा है इन्होंने और सटीक पॉइंट को लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर प्रस्तावना बढ़िया है। मुख्य विषय थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और जो निष्कर्ष है वो भी ठीक लिखा हुआ है, शब्द सीमा भी इनका सही है। तो कुल मिला के इनको 40 में से मेरे हिसाब से 29 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ ऐसे या फिर हिंदी आलेखन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड बैच से जुड़ेंगे। PCS वंडर टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे बैच की डिटेल उपलब्ध होती है और वहाँ पर आप पेमेंट करके हमारे सीधे बैच से जुड़ सकेंगे और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकेंगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।